नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका अभिनव के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली कक्षा में हमने भारत का जो सामान्य परिचय है उसका अध्ययन किया था, जिसमें भारत का नामकरण, भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है, कितने कितने किलोमीटर की लगती है, भारत के कितने राज्य जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। इन सभी की हमने क्या की थी, चर्चा की थी। क्योंकि अपना जो बैच है वो एसएससी का बैच है, तो एसएससी जो है उसमें इसी प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया था कि एसएससी का जो पेपर है, वर्तमान समय का जो उनका पैटर्न है, उस पैटर्न को अगर अपन देखें तो ज्योग्राफी के 2% से लेकर 4% तक जो है ना वो एक पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्नों का जो लेवल है वो इसी प्रकार का रहेगा, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा डीप चले गए तो एक टॉपिक जो है वो भी आपका तैयार नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, कोई भी जो सब्जेक्ट होता है, डीप जाओगे तो एक टॉपिक तो आप कंफर्म कर लोगे, लेकिन दूसरा या अन्य जो टॉपिक हैं वो आपके रह जाएंगे। तो हमें एक हॉल जो आपकी प्रोसेस है उसको अपनाना है, समग्र वे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो पिछली कक्षा में हमने भारत का जो नामकरण है कि भारत को हिंदुस्तान किन लोगों ने कहा या किन लोगों ने संबोधित किया है, इंडिया नाम जो है ना वो किन लोगों ने दिया है, संविधान में भारत के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है, भारत की अक्षांशीय स्थिति कौन सी है, अक्षांश से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनका हमने अध्ययन कर लिया, देशांतरीय स्थिति कौन सी है भारत की, देशांतर से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, उन सभी का हमने क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया है। और जो स्थलीय सीमा है उसकी भी हमने चर्चा कर ली है। अब जो जलीय सीमा है, अपनी जो लास्ट परिचय था उस परिचय में अपना जलीय सीमा या समुद्र तटीय सीमा जो है ना वो बची है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। कौन सी सीमा? समुद्र तटीय सीमा, समुद्र तटीय सीमा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत की जो समुद्र तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 7516.5 किलोमीटर है। कितनी है? 7516.5 किलोमीटर है। भारत की ये जो तटीय सीमा है, समुद्र तटीय सीमा, इस पर भारत के 9 राज्य, ठीक है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 4 केंद्र शासित प्रदेश क्या है, स्थित है। ठीक है, किस प्रकार से स्थित है? ये जो स्थलीय सीमा है, ये स्थलीय जो सीमा है, ये समुद्र तटीय जो सीमा है, इसको फिर से 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो कौन सा? आपकी मुख्य भूमि। कौन सी है? मुख्य भूमि की तटीय सीमा। मुख्य भूमि की कौन सी सीमा? आपकी तटीय सीमा। ठीक है, पहला वर्गीकरण तो यह है। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है आपका कौन सा? द्वीपों सहित या द्वीपों के साथ तटीय सीमा, मतलब द्वीपों की जो तटीय सीमा है उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जो मुख्य भूमि है, इसकी जो कुल लंबाई है मुख्य भूमि की तटीय सीमा की, वो लगभग कितनी है? 6100 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये जो 6100 किलोमीटर है, इस पर भारत के कितने राज्य आते हैं? तो भारत के वही कितने राज्य हैं? 9 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अब जो 7500 कौन है? 7516.5 किलोमीटर है, इसमें से 6100 किलोमीटर अगर आप माइनस कर दोगे तो जो बराबर आती है वो द्वीपों की है। और द्वीपों की जो तटीय सीमा है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। मात्र कितने के साथ? 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। ठीक है, वो 2 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो एक तो आपका कौन सा है? एक तो कौन सा है? लक्षद्वीप समूह है। कौन सा है? लक्षद्वीप समूह। और दूसरा है आपका कौन सा? दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
तो ये 2 द्वीप समूह है। ठीक है, इधर जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें राज्यों की भी चर्चा करेंगे। उसमें एक जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम तो क्या है, पुदुचेरी। क्या नाम है, पुदुचेरी। और दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका कौन सा, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। कौन सा है, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली है। ठीक है, अब ये आपका क्या है, समुद्र तटीय सीमा है। कौन सी सीमा है, समुद्र तटीय आपकी सीमा है। कुल लंबाई 7516.5 किलोमीटर। कितने राज्यों के साथ ये सीमा लगती है, तो ध्यान रखना कितने राज्यों के साथ, 9 राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए कितने राज्यों के साथ है, 9 राज्य। और कितने केंद्र शासित हैं, 4। और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो चारों केंद्र शासित प्रदेश यहाँ लिखे हुए हैं। पुदुचेरी है, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली है, और आपका कौन सा है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अब देखते हैं 9 राज्य कौन से हैं। सबसे लंबी जो है ना वो कौन से राज्य के साथ लगती है, तो देखो ये कौन है, ये भारत का मानचित्र है। तो ये भारत की कौन सी सीमा है आपकी, ये भारत की तटीय सीमा है। ये भारत की कौन सी सीमा है ना, तटीय सीमा है। ठीक है, ये भारत की कौन सी सीमा है, आपकी तटीय सीमा है। ठीक है ना। अब दूसरी बात करें, ये जो तटीय सीमा है, इधर अगर आप आएंगे तो ये आपका कौन सा द्वीप समूह आ गया, लक्षद्वीप समूह है। और इधर जो द्वीप समूह है वो है आपका कौन सा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अब टोटल लंबाई कितनी है इसकी, इसकी टोटल लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की जो है वो कितनी है, 6100। और जो शेष बच गई 1400 और 16 किलोमीटर जो है 16.5, वो इन द्वीपों की है। ठीक है, ये भारत की कौन सी सीमा है, आपकी तटीय सीमा है। अब इस तटीय सीमा पर आपके कौन कौन से राज्य स्थित हैं, तो देखो सबसे पहला जो राज्य है वो तो है आपका कौन सा, गुजरात। पहला राज्य तो कौन सा हुआ, गुजरात। दूसरा जो राज्य है वो है आपका कौन सा, महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र है। तीसरा जो राज्य है वो है कौन सा, गोवा। कौन सा है, गोवा है। चौथा जो राज्य है वो है कौन सा, कर्नाटक। कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। फिर जो अगला राज्य है वो आपका कौन सा है, केरल है। ठीक, अगला जो राज्य है वो है कौन सा, तमिलनाडु। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। ठीक है, फिर जो अगला राज्य आता है वो आता है कौन सा, आंध्र प्रदेश। कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में जो राज्य आता है वो है कौन सा, ओडिशा। और सबसे लास्ट का जो राज्य है वो है आपका कौन सा, पश्चिमी बंगाल। तो ये टोटल कितने राज्य हो गए आपके, 9 राज्य हो गए हैं। देखना पहला कौन सा है, पहला है आपका गुजरात। दूसरा कौन सा है, महाराष्ट्र। तीसरा कौन सा है, गोवा। चौथा कौन सा है, कर्नाटक, है ना। 5 नंबर कौन है, केरल। 6 नंबर कौन है, तमिलनाडु। 7 नंबर कौन है, आंध्र प्रदेश। 8 नंबर कौन है, ओडिशा। और 9 नंबर कौन है आपका, पश्चिमी बंगाल। तो कितने राज्यों के साथ लगी है, 9 राज्यों के साथ लगती है, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था। कितने राज्यों के साथ है, 9 राज्य। और ये 9 राज्य आपके ये हैं। ठीक है, ध्यान रख लोगे। इन 9 राज्यों में सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो भी ध्यान रखना। 9 राज्यों में सर्वाधिक तटीय सीमा, तो ध्यान रखना किसकी है, गुजरात की। तो गुजरात की क्या है, सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है कौन, आपका गुजरात। सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है कौन, गुजरात। ठीक है, और दूसरी सर्वाधिक तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ये भी आप ध्यान रखोगे। दूसरी सर्वाधिक तटीय सीमा, आजकल दूसरा बहुत ज्यादा पहुंचता है, सीमा वाला राज्य है कौन, आपका आंध्र प्रदेश। 2 बातें आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, अब सबसे कम किसकी है इन राज्यों में,
तो सबसे कम की बात करें तो ध्यान रखना, राज्यों में सबसे कम जो है ना वो किसकी है, आपकी गुजरात, इसकी गोवा की है। तो क्या बताऊं, राज्यों में, किसमें, राज्यों में न्यूनतम, राज्यों में न्यूनतम तटीय सीमा वाला राज्य है कौन, आपका गोवा। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन है, गुजरात है, और दूसरा सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन है, आपका आंध्र प्रदेश है। और राज्यों में सबसे कम जो तटीय सीमा है वो आपकी किसकी है, आपकी गोवा राज्य की है। किसकी है, गोवा राज्य की है। ठीक है, ये तो बात किसकी है, आपके राज्यों की बात है। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो जैसे ये भारत का मानचित्र है ना, केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो जैसे ये भारत का मानचित्र है, तो राज्य तो हमने देख लिए। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर चर्चा करें तो देखो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा पर स्थित हैं। पहला जो है वो तो है आपका ये, है ना, जिसको अपन बोलते हैं दीव एवं दमन। फिर दूसरा जो है वो है, सॉरी, वही है दादर नगर हवेली। ठीक है, तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये जो आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसका नाम है दमन, दीव एवं दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला केंद्र शासित प्रदेश जो तटीय सीमा रखता है। ठीक, दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो वो है आपका पुदुचेरी। और पुदुचेरी जो है वो 3 जगह बसा हुआ है। पुदुचेरी का एक जिला है जिसका नाम क्या है, माहे। ठीक है, और ये किसका जिला है, ये आपके पुदुचेरी का क्या है, जिला है। ठीक है, ध्यान रखोगे, थोड़ा इधर लिख रहा हूं, ये कौन सा जिला है आपका, माहे है। ठीक है, और किसका है ये आपके पुदुचेरी का है। ठीक है, कौन से वाले भाग में है, तो देखो यहाँ कौन सा राज्य है, केरल राज्य है, तो केरल में है। दूसरा जो इसका जिला है वो है यहाँ, मतलब तमिलनाडु में, और वो है आपका एक तो कौन सा, चंद्रनगर और कराईकल। कौन सा है, चंद्रनगर और कराईकल है किसका, वही पुदुचेरी का। किसके हैं ये, पुदुचेरी के ही हैं। ठीक है, तीसरा जो इसका राज्य है ना वो है कहाँ, आंध्र प्रदेश में, और वो है यनम। कौन सा है, यनम है। ठीक है, और किसका है, पुदुचेरी का है। किसका है, पुदुचेरी का। तो ये दूसरा आपका क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। कौन सा हो गया, ये आपका दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है। यहां आपको ये ध्यान रखना है कि ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है कौन, पुदुचेरी। ठीक है, इधर ये भी ध्यान रखना, कौन है, पुदुचेरी क्या है, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश। एकमात्र, है ना, ये पुदुचेरी की बात हो रही है अभी, क्या है, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में फैला है, 3 राज्यों में फैला है। ठीक है, तो देखो कौन कौन से राज्यों में फैला है। नंबर 1 जो इसका जिला है कौन सा, माहे, ये तो कहाँ है, कौन से राज्य में है, केरल में है। किसका, पुदुचेरी का। फिर दूसरा इसका एक नगर है कौन सा, चंद्रनगर एवं कराईकल। कौन सा है, चंद्रनगर एवं कराईकल। ये कहाँ है, तो ये है आपके कौन से राज्य में, तमिलनाडु में। कौन से राज्य में है, तमिलनाडु में। और तीसरा जो अगला जो इसका शहर है वो है कौन सा, यनम, और ये कौन से राज्य में है, आपके आंध्र प्रदेश में है। कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। तो कितने राज्यों में बसा हुआ है, ये आपके 3 राज्यों में बसा हुआ है। ठीक है, तो 2 केंद्र शासित हो गए। तीसरे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो तीसरा केंद्र शासित प्रदेश आपका ये है। ठीक है, और ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये 3 नंबर वाला, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका लक्षद्वीप समूह है। कौन सा है, लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, ये कौन सा केंद्र शासित हो गया, जिसकी तटीय सीमा है ये नंबर
3 का केंद्र शासित प्रदेश हो गया। नंबर 4 जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान और निकोबार है। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका 4 नंबर का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नाम क्या है, नाम हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, यहां ये ध्यान रखना, ये कितने नंबर का केंद्र शासित हो गया, ये आपके 4 नंबर का केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, पिछले वीडियो में पिछली जो स्लाइड है उसमें हमने क्या देखा, कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, 9 राज्य। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, कौन से राज्य की है, गुजरात की। दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, आंध्र प्रदेश की। सबसे कम तटीय सीमा कौन से राज्य की है, तो आपके गोवा की है। ठीक है, फिर हमने किसकी बात की है, फिर हमने बात की तटीय सीमा के केंद्र शासित प्रदेश। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 4 हैं। पहला कौन सा है, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। दूसरा कौन सा है, पुदुचेरी। तीसरा कौन सा है, लक्षद्वीप समूह। और चौथा कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन 4 द्वीप समूह में सबसे लंबी जो समुद्र तटीय सीमा है या सबसे लंबी जो तटीय सीमा है वो आपकी अंडमान और निकोबार की है। तो ध्यान रखोगे, सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। सबसे लंबी जो तटीय सीमा है वो किसकी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। और सबसे छोटी जो तटीय सीमा है वो किसकी है, वो दमन एवं दीव की है। ध्यान रखना, सबसे छोटी कौन सी सीमा, तटीय सीमा, वो किसकी है, आपकी दमन एवं दीव की है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। मतलब आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखो समराइज कर देता हूं, अभी जो प्रश्न बनते हैं वो देख लेना। देखो इधर पहला प्रश्न आपका बनेगा, सबसे लंबी तटीय सीमा, सबसे लंबी तटीय सीमा। तो देखो किसमें है, अब यहां न तो राज्य दिया हुआ है न केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है। ठीक है, तो तटीय सीमा जो है ना वो कितनी की है, तो ध्यान रखो, तटीय सीमा 9 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित, तो कितने हो गए, टोटल 13 हो गए। मतलब 13 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में, 13 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी जो तटीय सीमा है, तो क्या लिखा, सबसे लंबी तटीय सीमा। ठीक है ना, यहाँ राज्य वगैरह कुछ नहीं है, ध्यान रखना, सबसे लंबी तटीय सीमा। तो यहाँ राज्य वगैरह कुछ नहीं है, ध्यान रखना। तो सबसे लंबी तटीय सीमा कितने में से, 13 में। तो सबसे लंबी जो तटीय सीमा है वो है आपकी किसकी, अंडमान और निकोबार की। ध्यान रखना, ये प्रश्न इसी प्रकार से बनेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सबसे लंबी क्या है, आपकी इसकी तटीय सीमा है। तो सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। इसी के पीछे हमने चर्चा की है। दूसरा प्रश्न क्या रहेगा, सबसे लंबी, देखना, सबसे लंबी तटीय सीमा केंद्र, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा वो भी कौन होगा, वही अंडमान और निकोबार, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है ना ये। तो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला जो केंद्र शासित है वो कौन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। इसी प्रकार का जो आपका अगला प्रश्न होगा, सबसे लंबी तटीय सीमा, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य। अब केंद्र शासित नहीं है, तटीय सीमा वाला राज्य पूछ रहा है। तो राज्य में जो है ना वो सबसे लंबी तटीय सीमा अभी पीछे बताया था किसकी है, गुजरात की है। किसकी है, गुजरात की है। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य तो किसकी है भैया, गुजरात की है। ठीक है, ये प्रश्न आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। अगले प्रश्न जो है ना वो देखना, क्या ध्यान रखना है आपको। अब ध्यान रखना है, सबसे कम तटीय सीमा, सबसे
छोटी या सबसे कम, एक ही बात है, सबसे छोटी तटीय सीमा, सबसे छोटी तटीय सीमा। देखो अब यहां भी क्या नहीं दिया गया, यहां कोई राज्य का नाम नहीं है, यहां कोई केंद्र शासित प्रदेश का नाम नहीं है। तो इन 13 में से बताना है कि सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है। 9 राज्यों एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटी जो तटीय सीमा है वो किसकी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। किसकी है, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। कौन सा है, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। ठीक है, इसकी क्या है, सबसे कम जो है ना वो क्या है, आपकी तटीय सीमा है। ठीक है, फिर अगला देखना प्रश्न कैसे आएगा, ये फैक्चुअल प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे कम, सॉरी सबसे छोटी या कम एक ही बात है, सबसे छोटी तटीय सीमा, सबसे छोटी तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश तो कौन होगा भैया, यही होगा। इसका भी आंसर कौन होगा, दादर नगर हवेली, मतलब दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। दमन दीव एवं आपका कौन सा, दादर नगर हवेली। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है ना। और लास्ट जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न ऐसे बनेगा, लास्ट देख लीजिएगा, सबसे छोटी तटीय सीमा, सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य। तो ये तो आप बता ही दोगे, सबसे छोटी तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो है आपका कौन सा, गोवा। ध्यान रखोगे, सबसे छोटी तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो कौन सा है, गोवा है। तो ये कितने प्रश्न हो गए आपके, 6 प्रश्न हो गए। ध्यान रखना प्रश्न किस प्रकार से आएगा, एक बार इसको देख लीजिएगा, फिर मैं प्रश्न वापस बताता हूं। सबसे लंबी तटीय सीमा 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी है, अंडमान और निकोबार की। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश तो कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश 4 में अंडमान और निकोबार। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य तो 9 राज्यों में कौन है आपका, गुजरात है। सबसे छोटी तटीय सीमा, सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है, वही 9 राज्यों व 4 केंद्र शासित प्रदेशों में तो किसकी है, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली की है। सबसे छोटी तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश तो कौन है, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। और सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य तो वो आपका कौन सा है, गोवा है। ठीक है, प्रश्न आपका इसी प्रकार से आएगा। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक तटीय सीमा है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक तटीय सीमा है। ठीक है, तो देखो पहला जो ऑप्शन आपको मिलेगा ना, ध्यान रखना हमेशा पहला ऑप्शन आपको गुजरात मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन आपको मिलेगा ना वो मिलेगा कौन सा, आंध्र प्रदेश, ये भी ध्यान रखना। तीसरा जो ऑप्शन मिलेगा वो आपको मिलेगा तमिलनाडु, कौन सा आ जाएगा, तमिलनाडु। और चौथा जो ऑप्शन होगा ना, डी ऑप्शन, वो रहेगा आपका कौन सा, अंडमान एवं निकोबार। तो आंसर कौन हुआ, अंडमान एवं निकोबार इसका क्या है, आंसर है। क्योंकि यहां जो है ना उसने कोई नाम नहीं दिया, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है। तो इसमें किसकी है सर्वाधिक तटीय सीमा, तो इसमें सबसे लंबी जो तटीय सीमा है वो किसकी है, अंडमान और निकोबार की। क्योंकि देखो पीछे क्या था, सबसे लंबी तटीय सीमा, मतलब सबसे लंबी तटीय सीमा किसमें, 4 राज्य और 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में, तो किसकी है, अंडमान और निकोबार की है। और यहां डायरेक्ट जो है ना इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है, न राज्य पूछा न केंद्र शासित पूछा है। ठीक है, तो किसकी है, अंडमान और निकोबार की है। ठीक है, ध्यान रखना, पूछ सकता है वो निम्नलिखित में से सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य भी पूछ सकता है, तटीय सीमा वाला अगर राज्य पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकता है। यही ऑप्शन है तो कौन हो गया, गुजरात हो गया। और अगर पूछ ले
निम्नलिखित में से सर्वाधिक तटीय सीमा वाला केंद्र शासित कौन सा है? तो कौन सा है? अंडमान और निकोबार है। और जरूरी नहीं है कि वो आपसे राज्य पूछे, वो डायरेक्ट भी दे सकता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है। ठीक है, यही प्रश्न जो है ना वो आपके सबसे छोटी वाले में भी बनेगा। देख लेना किस प्रकार से बनेगा, और मुझे पता है उसका आंसर आप गोवा दोगे, लेकिन उसका आंसर गोवा नहीं होगा। देखना, निम्नलिखित इस प्रकार का प्रश्न बनेगा भाई, निम्नलिखित में से सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है? निम्नलिखित में से सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है? ठीक है, ये आपका क्या है? प्रश्न है। विकल्प देख लीजिएगा इसमें, तो विकल्प देखो, सबसे पहला जो विकल्प मिलेगा ना वो गोवा ही मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, नंबर 2 जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा पुदुचेरी। किसका मिलेगा? पुदुचेरी का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, नंबर 3 जो है वो आपको ऑप्शन आएगा दमन दीव व दादर नगर हवेली एवं दादर नगर हवेली। ठीक है, ये आपका तीसरा। और चौथा जो ऑप्शन होगा ना वो आपका आ गया कौन सा? लक्षद्वीप समूह है। कौन सा आ गया? लक्षद्वीप समूह है। तो बताइए, निम्नलिखित में से सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है? तो इसमें किसकी है भाई सबसे छोटी तटीय सीमा? तो गोवा की नहीं है। पीछे हमने देखा है, इधर देखो पीछे वाले में कि सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है, वही कितने में से? वही आपके 9+4 में से, मतलब 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटी जो तटीय सीमा है वो किसकी है? दमन दीव एवं दादर नगर हवेली की है। तो यहां जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। और अगर यहां ये पूछ ले निम्नलिखित में से सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन है, तो फिर आपका आंसर कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। और निम्नलिखित में से सबसे छोटी तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो वही आंसर रहेगा कौन सा? दमन दीव एवं दादर नगर हवेली है। ठीक है, तो ये आपकी भारत की क्या है? तटीय सीमा है। और तटीय सीमा से रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपको क्या कर दिए गए हैं? बता दिए गए हैं। तो भारत का जो परिचय था वो आपका क्या है? कंप्लीट है। अब हम भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। भौतिक प्रदेशों का अध्ययन भी उसी प्रकार से करना है कि हमारे लेवल के हिसाब से, मतलब एसएससी में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, क्योंकि भौतिक प्रदेश जो हैं वो बहुत ही लंबा चौड़ा क्या है? टॉपिक है, बहुत डीप तक इसमें जाया जा सकता है, लेकिन वो एसएससी वाले बच्चों के लिए किसी काम का नहीं है। हमें जो मेन फैक्ट्स हैं वो क्या करने हैं? ध्यान में रखने हैं। तो अब चर्चा करते हैं किनकी? भारत के भौतिक प्रदेशों की। तो देखिएगा, भारत के भौतिक प्रदेशों की चर्चा करें। ठीक है, सबसे पहले भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश। ठीक है, अपना ये टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। सबसे पहली बात, भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो यही ध्यान रखना है। भारत को, सीधा प्रश्न बनता है ये, भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में, कितने में? 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कितने भौतिक प्रदेशों में? 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने भौतिक प्रदेशों में? 6। पहला प्रश्न तो यही बनाएगा कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 6 भौतिक प्रदेशों में। हालांकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से भारत को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का कार्य किया है, लेकिन हमें जो ध्यान में रखना है वो ध्यान में यही रखना है कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं? तो देखो, पहला जो भौतिक प्रदेश है उसको तो बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। पहला जो भौतिक प्रदेश है वो तो कौन सा है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है आपका कौन सा? उत्तर का विशाल मैदान। कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान है। ठीक है, तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है कौन सा?
प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है। फिर है आपका कौन सा? तटीय मैदान। कौन सा है? तटीय मैदान है। और फिर है आपका कौन सा? द्वीप समूह। कौन सा है? द्वीप समूह। और लास्ट जो है वो आपका बच गया कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो कितने भौतिक प्रदेश हो गए? ये 6 आपके क्या हो गए? भौतिक प्रदेश हो गए। पहला कौन सा है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। चौथा तटीय मैदान। पांचवा द्वीप समूह। 6 कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यहां 2-3 फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला फैक्ट तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है ना, ये ध्यान रखना, ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने में फैला है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कौन सा वाला? आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है। फिर दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, ये आपके लगभग कितने में? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है? फैला है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। तीसरा आपको प्रायद्वीपीय पठार का 100% ध्यान रखना है। ये कितने वर्ग किलोमीटर में? 16 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है? फैला है। कौन सा वाला? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। और एक का और ध्यान रख सको तो ध्यान रख लेना, वो है कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये 3.58 या 59 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कौन सा वाला? आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो देखना, इस हिसाब से अगर अपन देखें या इस आधार पर अगर अपन देखें तो जो भारत का सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है ना, वो आपका कौन सा हुआ? वो हुआ आपका कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। एक तो सीधा प्रश्न ये आएगा, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश अथवा भौतिक इकाई, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश अथवा भौतिक इकाई कौन सी है? आपका प्रायद्वीपीय पठार है। एक प्रश्न तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है। बड़ा सीधा फैक्चुअल प्रश्न आएंगे। तो यहां से कितने प्रश्न बने? 2 प्रश्न आपके बन रहे हैं। पहला प्रश्न, भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो 6 भौतिक प्रदेशों में। ठीक है। कौन कौन से हैं वो आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, फैक्चुअली जो प्रश्न आएगा वो यही आएगा, कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो कितने में? 6 में। दूसरा जो यहाँ का प्रश्न है वो ये है कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो आपका कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है। फिर यहां से तीसरा जो प्रश्न बनता है ना, वो मैप के द्वारा समझने वाला है। किसके द्वारा समझने वाला है? मैप के द्वारा वो समझा जा सकता है। ठीक है। तो जैसे ये भारत का मैप है ना, तो इसके अनुसार अगर अपन समझे, ये मैप के अनुसार समझने वाला प्रश्न था जो अभी मैं बता रहा हूं। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो मैप के अनुसार ऐसे है। देखो, सबसे पहले जो भारत का भौतिक प्रदेश है वो तो है आपका कौन सा? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। वो तो कौन सा है? आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो ये जो भौतिक प्रदेश है ये तो हो गया कौन सा? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। ये जो भौतिक प्रदेश है ये तो कौन सा हो गया? आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है। पूर्वांचल की पहाड़ियां इसमें नहीं ले रहे। ठीक। दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है अपना ये वाला जो हिस्सा है, ये है आपका कौन सा? ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश नामक क्या है? आपका भौतिक प्रदेश है। ठीक है। फिर आगे चले तो ये जो भौतिक प्रदेश है, इस प्रकार से अगर जाएं तो ये जो भौतिक प्रदेश है, ठीक है, ये आपका अरावली, और ये जो भौतिक प्रदेश है इस प्रकार से जो फैला है मेज नुमा आकार में, है ना, ये जो भौतिक प्रदेश है ये है आपका कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ठीक है, ये आपका कौन है? ये है आपका कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। यहां से एक प्रश्न बनता है भी, है ना,
तो ये भारत का कौन सा भौतिक प्रदेश हो गया? ये है भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, ये कौन सा भौतिक प्रदेश है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है ना, ये जो भौतिक प्रदेश है ये हो गया आपका कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। हालांकि उधर भी है प्रायद्वीपीय पठार छोटा सा, वो भी बताऊंगा अभी, क्योंकि वहां से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। तो पहला कौन सा हुआ? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा कौन सा हुआ? दूसरा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हमने देख लिया। ठीक है, और तीसरा आपका कौन सा चल रहा है? ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, थोड़ा साफ लगे इस वजह से इसको कलर कर देते हैं, है ना। लो जी, हो गया जी। ठीक है, ये अपना कौन सा हो गया? आपका प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, ये अपना कौन है? प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक, अब देखो, अब आपको ये ध्यान रखना है, ये जो शेष हिस्सा बच गया, ठीक है, ये जो शेष हिस्सा बचा है यहाँ, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक, ये है आपका तटीय मैदान। ये कौन सा मैदान है? आपका तटीय मैदान है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये किसका है? ये है आपका कौन सा मैदान? तटीय मैदान है। ठीक है ना, ये कौन सा मैदान हो गया? आपका तटीय मैदान है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो भाग है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये हो गया आपका कौन सा? ये छोटा सा हिस्सा इधर भी सौराष्ट्र वाला। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कौन सा मैदान है? आपका तटीय मैदान है। ठीक है, अब देखो यहां से एक जो प्रश्न है ना वो बड़ा इजी है, अगर ध्यान से देख लिया तो कभी भी क्या नहीं होना? गलत नहीं होना। अब ये जो बीच में बच गया ना, ये जो बीच वाला हिस्सा है पूरा का पूरा, है ना, रेड कर देते हैं इसको। तो ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा बच गया इधर, ठीक है, छोटा सा इधर, तो ये जो पूरा का पूरा हिस्सा बचा है ये है कौन? ये है आपका विशाल मैदान। कौन सा मैदान है? ये है आपका विशाल मैदान है, या उत्तर का विशाल मैदान है। ये जो भौतिक प्रदेश है ये है आपका कौन सा? उत्तर का विशाल मैदान है। ठीक है, ये जो भौतिक प्रदेश हो गया, ठीक है ना, ये आपका कौन सा भौतिक प्रदेश है? ये आपका उत्तर का विशाल मैदान है। ठीक है, कौन सा हो गया? उत्तर का विशाल मैदान है। 1 मिनट लगेगा। ठीक है, ये अपना कौन सा हो गया? उत्तर का विशाल मैदान हो गया। तो पूरे के पूरे क्या हो गए? आपके भौतिक प्रदेश हो गए। एक जो भौतिक प्रदेश बचा है वो इस वाले भाग में है, जिसका नाम क्या है? लक्षद्वीप समूह है, और ये आपका कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो देखो सारे भौतिक प्रदेश आपके क्या हैं? कंप्लीट हैं। कि कौन कौन से? सारे भौतिक प्रदेश जो है ना वो आपके क्या है? कंप्लीट हैं। ये उत्तर का क्या था? पर्वतीय प्रदेश था। ठीक है, तो अब देखो कितने भौतिक प्रदेश हो गए? पूरे के पूरे 6 भौतिक प्रदेश। इसका नाम तो क्या है? इसका नाम है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये तो कौन सा भौतिक प्रदेश है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, दूसरा ये है आपका कौन सा? ये है आपका 2 नंबर का भौतिक प्रदेश ले सकते हैं, और वो हो गया मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? मरुस्थलीय प्रदेश है। यहां से देखो अगला जो प्रश्न बनेगा, ये अपना कौन सा है? ये अपनी 3 नंबर का भौतिक प्रदेश है, जिसका नाम क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, ये जो है अपना ये वाला हिस्सा, ये अपने 4 नंबर का हो गया, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। क्या नाम है? प्रायद्वीपीय पठार। और ये जो भौतिक प्रदेश है ये है अपना कौन सा? 5 नंबर का, जिसका नाम क्या है? तटीय मैदान।
कौन सा मैदान है? तटीय मैदान। और जो लास्ट के अपने बच गए है ना, ये हैं अपने कौन से? द्वीप समूह है 6 नंबर का। ठीक है, ये जो है ये तो हो गया लक्षद्वीप समूह है, और ये जो है आपका हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो कितने हो गए ये आपके टोटल 6 क्या है भौतिक प्रदेश है। 6 क्या है आपके भौतिक प्रदेश है। प्रश्न क्या बनेगा उस पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए। वो प्रश्न ऐसे बनेगा, भारत का सबसे उत्तरी भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो देखो इसमें भारत का सबसे उत्तरी भौतिक प्रदेश कौन सा है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। ये प्रश्न आपका बनेगा और इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो मैं उसका आंसर लिख रहा हूं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश क्या हो गया? सबसे उत्तरी भौतिक प्रदेश। तो भारत का सबसे उत्तरी भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो ये है आपका कौन सा? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। दूसरा जो प्रश्न यहां से बनता है कि वो कौन सा भौतिक प्रदेश है? वो कौन सा भौतिक प्रदेश है जो प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के मध्य फैला हुआ है? वो कौन सा भौतिक प्रदेश है जो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य फैला हुआ है? तो कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान। तो ध्यान रखोगे उत्तर के विशाल मैदान के बारे में कि ये किसके मध्य फैला हुआ है? ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य फैला हुआ है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य फैला हुआ है, ये ध्यान रखोगे। कौन से भौतिक प्रदेश के बारे में? उत्तर के पर्वतीय उत्तर का पर्वतीय प्रदेश लिख दिया। उत्तर का जो विशाल मैदान है कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है ना, उत्तर का कौन सा है? तो विशाल मैदान। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ये किस किस के मध्य फैला हुआ है? तो ध्यान रखना, लिख रहा हूं यहां किस किस के बीच में फैला हुआ है ना? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश एवं प्रायद्वीपीय पठार के मध्य फैला है, कौन सा आपका? कौन सा फैला है? पठार के मध्य फैला है। कौन सा वाला आपका? ये उत्तर का विशाल मैदान। तो पहला प्रश्न तो क्या बना? भारत का सबसे उत्तरी भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो उत्तरी भौतिक प्रदेश अपना कौन सा है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा प्रश्न, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य फैला हुआ भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा? उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, ये 2 प्रश्न आपके यहां से बनेंगे। फिर जो अन्य प्रश्न बने थे जिसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है, वो अन्य प्रश्न में तो ये था, हालांकि इसका तो पूछेगा नहीं, ये तो कितने पर फैला हुआ है? ये तो फैला हुआ है 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर, है ना? कितने पर फैला हुआ है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर। ये कितने पर फैला हुआ है? ये आपके 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। और ये कितने पर फैला हुआ है? ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला है। कितने पर फैला है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर पर। तो भारत का सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो आपका कौन सा हो गया? प्रायद्वीपीय पठार हो गया। कौन सा वाला हो गया? प्रायद्वीपीय पठार। तो ये 4-5 प्रश्न जो है ना वो यहां से पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न जो यहां से बनेगा वो ध्यान रख लेना। वापस से चलते हैं तो अपना जो पहला प्रश्न बनेगा वो तो यही है, 6 प्रकार के क्या हैं भौतिक प्रदेश हैं भारत में? कितने भौतिक प्रदेशों में? 6 में। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, सबसे उत्तरी भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य फैला हुआ जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा? उत्तर का विशाल मैदान। ठीक, तो ये भारत का क्या है आपके ना भौतिक प्रदेशों का क्या है? वर्गीकरण है। इनमें जो सबसे पहला भौतिक प्रदेश है वो है आपका कौन सा? तो पहला जो अपना भौतिक प्रदेश है वो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। कौन सा है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें देखो क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है इसमें देखो कौन कौन शामिल है। उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है इसमें नंबर 1 आपका कौन सा हिमालय शामिल है? ट्रांस हिमालय इसमें क्या है? शामिल है। कौन सा हिमालय शामिल है? ट्रांस हिमालय जो है ना इसमें क्या है? शामिल है। ट्रांस हिमालय जो है ना वो कौन सा होता है उसकी भी चर्चा करेंगे। यहां से जो प्रश्न बनता है ट्रांस हिमालय से वो ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय में
4 पर्वत जो है ना वो क्या है, शामिल है, या ट्रांस हिमालय जो है उसमें 4 पर्वत श्रेणियां या 4 श्रेणियां क्या की जाती हैं, शामिल की जाती हैं। तो पहली जो श्रेणी इसमें शामिल होती है उसका नाम है काराकोरम। कौन सी श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी जो है ना इसमें क्या है, शामिल है। ठीक है, दूसरी जो श्रेणी इसमें शामिल है वो है आपकी कौन सी, लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी। तीसरी जो श्रेणी इसमें शामिल है वो है आपकी कौन सी, जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी शामिल है, जास्कर। और चौथी जो श्रेणी इसमें शामिल है वो है आपका कैलाश पर्वत या कैलाश श्रेणी। तो कितनी श्रेणियां इसमें शामिल हैं, आपकी 4 श्रेणियां इसमें क्या है, शामिल है। किस प्रकार का प्रश्न बनेगा इसकी चर्चा भी करेंगे। ठीक है, दूसरा जो इसमें शामिल है वो है आपका हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत इसमें शामिल है, आपका हिमालय पर्वत शामिल है। यहां ये ध्यान रखना कि हिमालय जो पर्वत है इसके भी फिर 3 भाग हैं। हिमालय पर्वत में सबसे पहले जो शामिल है वो तो है आपका कौन सा, महान हिमालय। कौन सा हिमालय शामिल है, महान हिमालय इसका हिस्सा है। दूसरा जो है वो कौन सा हिमालय है, लघु जो हिमालय है वो इसका क्या है, हिस्सा है। और तीसरा जो इसमें शामिल है वो है आपका कौन सा, शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय शामिल है, शिवालिक जो हिमालय है इसमें क्या है, शामिल है। ठीक है, और लास्ट जो है ना इसमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में पूर्वांचल की पहाड़ियां जो है ना वो क्या है, शामिल है। कौन सी पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां। ठीक है, इसमें क्या है, शामिल है। अभी चर्चा करेंगे, बस अभी तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है इसमें कौन कौन शामिल हैं। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों को अगर आप छोड़ भी दोगे तो, क्योंकि आपका यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनना है, आपका प्रश्न इन दोनों से बनना है कि ये जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है इसमें कौन कौन शामिल है, ट्रांस हिमालय और हिमालय पर्वत। अब ट्रांस जो हिमालय है उसमें कितनी श्रेणियां शामिल हैं, उसमें 4 श्रेणियां आपकी शामिल हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कौन सा, कैलाश। ठीक है, फिर आगा कौन, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत में कितनी श्रेणियां शामिल हैं, 3। पहली कौन सी, महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर कौन सी, शिवालिक हिमालय। ठीक है, प्रश्न कैसे बनेगा यहां से, तो प्रश्न देखना कैसे बनेगा। प्रश्न आपका ऐसे बनेगा, निम्नलिखित श्रेणियों में से, या निम्नलिखित पर्वत श्रेणियां नाम दे सकता है तो पूरा लिख देता हूं, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी हिमालय पर्वत का या हिमालय पर्वत की श्रेणी नहीं है, यह आपको बताना है। ठीक है, उल्टा भी प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी हिमालय पर्वत का हिस्सा है, इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। हमने क्या किया है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी हिमालय पर्वत की श्रेणी नहीं है। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी हिमालय पर्वत की श्रेणी है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो देखो विकल्प कौन कौन से मिलेंगे आपको, नहीं है वो पूछ रहा है, तो देखो पहला मिलेगा काराकोरम श्रेणी। ठीक है, पहला मिलेगा कौन सा, काराकोरम श्रेणी। फिर मिलेगा आपको कौन सा, महान हिमालय। फिर मिलेगा आपको कौन सा, लघु हिमालय। ठीक है, और फिर मिलेगा आपको कौन सा, शिवालिक हिमालय। तो अब बताइए निम्न में से कौन सी श्रेणी हिमालय पर्वत की श्रेणी नहीं है। तो कौन सी श्रेणी नहीं है, तो आंसर हो गया कौन सी, काराकोरम श्रेणी। क्योंकि पीछे हमने क्या पढ़ा है, काराकोरम जो श्रेणी है वो तो कौन सी हिमालय का हिस्सा है, वो तो आपके ट्रांस हिमालय का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, इस प्रश्न को ऐसे भी दिया जा सकता है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी, ये जो हिमालय पर्वत है यहां आपको दे देगा कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अगर ये प्रश्न ऐसे आए, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय पर्वत की श्रेणी है, तो अब बताओ कौन सी श्रेणी होगी, वो काराकोरम श्रेणी होगी। क्योंकि ये तो किसका हिस्सा है, आपके हिमालय पर्वत का क्या है, हिस्सा है, या हिमालय पर्वत की क्या है, श्रेणियां है।
ठीक है, तो यहां से इस प्रकार का जो है ना वो क्या आएगा, प्रश्न आएगा। तो हमने किसकी बात की, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। कौन कौन शामिल है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के कितने भाग हैं, 4 भाग हैं या 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। और फिर कौन सा है, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत में कितनी श्रेणियां शामिल हैं, 3। कौन कौन सी, महान, लघु और कौन सा, शिवालिक। और तीसरा कौन सा, पूर्वांचल की पहाड़ियां। ये किस में शामिल है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में क्या है, शामिल है। ठीक है, अब देखो ये फैला हुआ कैसे है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो ये भी एक थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसकी हमने चर्चा कर ली है ना। तो अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। किसकी बात करेंगे, ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय देखो कैसे फैला हुआ है, ध्यान में देखना। कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो जैसे ये भारत का ऊपरी हिस्सा है, हम ऐसे मानते हैं, ठीक है। ये भारत का कौन सा हिस्सा है, उत्तरी जो हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये भारत का कौन सा हिस्सा अगर मान लेते हैं, उत्तरी हिस्सा मान लेते हैं। अब इसमें ध्यान से देखना, इसमें जो पहली श्रेणी है ना, इसमें जो पहली श्रेणी है वो तो है आपकी कौन सी, काराकोरम। दूसरी जो श्रेणी है वो है कौन सी, लद्दाख। तीसरी जो श्रेणी है वो है कौन सी, जास्कर। ठीक, और लद्दाख के सामने तिब्बत वाले भाग में जो श्रेणी फैली हुई है वो है आपकी कौन सी, कैलाश। कौन सी है, कैलाश है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो देखो पहली जो श्रेणी है ये तो है आपकी कौन सी, नाम लिख रहा हूं, ये तो है आपकी कौन सी, काराकोरम। कौन सी है, काराकोरम श्रेणी है। दूसरी जो श्रेणी है वो है आपकी कौन सी, लद्दाख श्रेणी। और तीसरी जो श्रेणी है वो है आपकी कौन सी, जास्कर श्रेणी है। और ये जो श्रेणी है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, कैलाश है। इसका नाम क्या है, आपका कैलाश है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखना, ये पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय है। इस संपूर्ण भाग को अपन क्या नाम देंगे, इस संपूर्ण भाग को हम नाम देंगे कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय है ये आपका ट्रांस हिमालय है। ठीक है, बेसिक जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। तो ट्रांस हिमालय की चर्चा कर ले। अब कौन सा हिमालय है, ट्रांस हिमालय है भी, है ना। तो ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियां शामिल हैं, आप सभी को पता है कि इसमें 4 श्रेणियां क्या है, शामिल है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय के उपनाम देखना। ट्रांस हिमालय के क्या, सबसे पहले जो प्रश्न बनेगा ट्रांस हिमालय के जो उपनाम है उनके ऊपर। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। कौन सा हिमालय भी कहते हैं, इसे पार हिमालय भी कहते हैं। पहला प्रश्न, क्योंकि जो पीछे मैंने प्रश्न पूछा था ना कि निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय की श्रेणी है, तो जरूरी नहीं है कि वो वहां ट्रांस हिमालय नाम दे। कौन सा नाम दे देगा, पार हिमालय की श्रेणी है। तो पार हिमालय किसको बोलते हैं, ट्रांस हिमालय को ही। यही प्रश्न आपके बनना है। दूसरा, इसको कौन सा हिमालय भी बोलते हैं, इसको तिब्बती हिमालय भी बोलते हैं। ये ध्यान रखोगे, कौन सा हिमालय बोलते हैं, तिब्बती हिमालय भी इसको बोला जाता है। और तीसरा, इसको कौन सा, इसको तेथिस सागर, तेथिस जो है ना हिमालय भी बोला जाता है। कौन सा हिमालय भी बोला जाता है, ध्यान रखोगे, इसको तेथिस हिमालय भी बोला जाता है। तो 3 उपनाम है आपके कौन से हिमालय के, आपके ट्रांस हिमालय के। ठीक है, ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियां शामिल हैं, तो श्रेणियों की संख्या आपको बताई दी। दूसरा जो प्रश्न आएगा वो यही आएगा, ट्रांस हिमालय की श्रेणियां। तो ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं भैया, 4 श्रेणी। कौन कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कौन सा है, कैलाश है। ठीक, इनके ऊपर जो है ना थोड़ा हार्ड प्रश्न, हालांकि बनाना चाहे तो बना सकता है, बाकी शायद आपके नहीं बने। ये आपको 3 श्रेणियों के नाम देगा। इन 3 श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करवा ले तो देखो सबसे उत्तर में कौन है आपका, काराकोरम, फिर कौन है, लद्दाख, फिर कौन है, जास्कर। तो ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। ठीक है, ध्यान रखना। अब ट्रांस हिमालय में तीसरा प्रश्न क्या बनेगा, ट्रांस हिमालय का तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि ट्रांस हिमालय से ही भारत की 3 नदियों का उद्गम होता है। ट्रांस हिमालय से, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एसएससी की एग्जाम में ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। ट्रांस हिमालय से भारत की कितनी नदियों का, 3 नदियों का उद्गम होता है, ध्यान रखना। ट्रांस हिमालय से 3 नदियां, 3 नदियों, ट्रांस हिमालय से 3 नदियों, और वो 3 नदियां कौन कौन सी है,
पहली है आपकी कौन सी, ब्रह्मपुत्र, दूसरी जो है वो है कौन सी, सिंधु, और तीसरी जो है ना वो है कौन सी, सतलुज का उद्गम होता है। ध्यान रखना, का उद्गम होता है कहां से, ट्रांस हिमालय से उद्गम होता है। ये आपका तीसरा प्रश्न है, ध्यान रख लेना भी। ट्रांस हिमालय से कितनी नदियों का उद्गम हो रहा है, तो ट्रांस हिमालय से 3 नदियों का उद्गम होता है, ध्यान रखना। ये 3 प्रश्न है आपके ट्रांस हिमालय से रिलेटेड। पहला उपनाम, तो उपनाम क्या है, पार हिमालय, तिब्बती हिमालय और टेथिस हिमालय। दूसरा, ट्रांस हिमालय की श्रेणियां कितनी है, 4, कितनी श्रेणियां हैं, 4। तीसरा, ट्रांस हिमालय से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है, तो ट्रांस हिमालय से 3 नदियों का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और कौन सी, सतलुज। इन 3 नदियों का उद्गम कहां से होता है, आपके ट्रांस हिमालय से होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे काराकोरम की, कि काराकोरम पर भी आपके 3-4 प्रश्न आपके बनते हैं, है ना। आपको यही ध्यान रखना है, जो प्रश्न आपको बता दिए जाए उनको आप कंठस्थ कर लेना। अगर एसएससी का जीके आप करना चाहते हो, विशेषकर ज्योग्राफी के 2 प्रश्न, अधिकतम 4 प्रश्न जो हैं वो आते हैं, उनको अगर आप सही करना चाहते हो तो जो प्रश्न बताए जाएं किस प्रकार से बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, उनको आप हाईलाइट करते चलिएगा। ठीक है ना। यहां तक आपका ठीक है। अब बात करें सबसे पहले, पहली जो श्रेणी है वो है आपकी कौन सी, काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी पर जो पहला प्रश्न बनता है वो प्रश्न बनता है इसका प्राचीन नाम। पहला प्रश्न ये बना, प्राचीन नाम, काराकोरम श्रेणी का प्राचीन नाम, यही पहला प्रश्न आपका बनता है, और वो है कौन सी, कृष्णागिरी। प्राचीन नाम क्या है इसका, कृष्णागिरी। पहला प्रश्न काराकोरम श्रेणी के ऊपर यही बनता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है, काराकोरम श्रेणी का सर्वोच्च शिखर। ध्यान रखना, काराकोरम श्रेणी का कौन सा शिखर, सर्वोच्च शिखर। इस पर आपका क्या बनता है, प्रश्न बनता है। और वो जो सर्वोच्च शिखर है वो है आपका कौन सा, K2, गॉडविन ऑस्टिन। कौन सा है, गॉडविन ऑस्टिन, है ना, जिसको क्या बोला जाता है, K2 भी बोला जाता है। ऊंचाई जो है ना वो कितनी है, 8611 मीटर है, और पड़ता कहां है, तो पीओके में पड़ता है। इस पर बहुत बार क्या पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। तो सर्वोच्च शिखर कौन सा हुआ, गॉडविन ऑस्टिन। K2 जिसे क्या बोलते हैं, जो कहां पड़ता है, पीओके में। इसके बारे में यह भी ध्यान रखना, यह भारत का भी क्या है, सर्वोच्च शिखर है। ध्यान रखना, भारत का सर्वोच्च शिखर है। हालांकि ये जो है ना वो भारत में नहीं है, लेकिन चूंकि पीओके भारत का हिस्सा है तो इसको क्या मान लिया जाता है, यह भारत का क्या है, सर्वोच्च शिखर माना जाता है। कौन सा वाला आपका, है ना, K2। ठीक है, देखो इधर पीछे था ये आपका कौन सा, काराकोरम। तो काराकोरम में ये जो पीओके वाला हिस्सा है, काराकोरम में ये यहां पीओके वाला जो हिस्सा है यहां पर है, ये आपकी कौन सी चोटी या कौन सा शिखर, K2। कौन सा है, ये आपका K2 है। ठीक है, तो चूंकि ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये पीओके है, तो फिर भी हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा है इस प्रकार से पीओके का हिस्सा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये पीओके है, तो ये अपना ही क्या माना जाता है, हिस्सा माना जाता है। तो ये भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, किसके बारे में, काराकोरम के बारे में। पहला प्रश्न क्या बनेगा, प्राचीन नाम। प्राचीन नाम क्या है, कृष्णागिरी। दूसरा प्रश्न काराकोरम के बारे में कि इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो गॉडविन ऑस्टिन। कहां है, पीओके में है। भारत का भी ये क्या है, सर्वोच्च शिखर है। तीसरा जो प्रश्न यहां से बनेगा काराकोरम में, जो काराकोरम है ना, एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम क्या है, स्वेन हेडन। क्या नाम है, स्वेन हेडन है। स्वेन हेडन ने काराकोरम को क्या कहा है, तो ध्यान रखना, इन्होंने काराकोरम को बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा है। क्या कहा है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। बैकबोन ऑफ क्या कहा है, हाई एशिया कहा है। इसका मतलब होता है
उच्च एशिया की रीढ़, उच्च एशिया उच्च एशिया की रीढ़। ठीक है, तो प्रश्न बनता है तीसरा काराकोरम के ऊपर कि उच्च एशिया की रीढ़ किसको कहा जाता है, तो उच्च एशिया की रीढ़ जो है ना वो काराकोरम को कहा जाता है। ये 3 प्रश्न आपके काराकोरम से बनते हैं। पहला, उपनाम क्या है, कृष्णागिरी। दूसरा, सर्वोच्च शिखर कौन सा है, K2। तीसरा, बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहा जाता है, काराकोरम को कहा जाता है। कहने वाले विद्वान का नाम क्या है, तो वो है कौन, स्वेन हेडन। ठीक है, फिर अपना जो अगली श्रेणी आएगी वो कौन सी है, लद्दाख श्रेणी। ठीक है, तो ये लद्दाख श्रेणी अगर अपन ध्यान से देखें तो देखो काराकोरम के दक्षिण में है और जास्कर के उत्तर में है। काराकोरम के दक्षिण में है और जास्कर के क्या है, उत्तर में है। कौन सा वाला, तो अगला जो अपनी श्रेणी है वो है कौन सी, लद्दाख श्रेणी। ये महत्वपूर्ण है भी, कौन सी श्रेणी, लद्दाख जो श्रेणी है। ठीक है, आप अगर काराकोरम में एक नाम और भी याद रख सको इसमें काराकोरम में, तो जो काराकोरम श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है, काराकोरम जो श्रेणी है, यहां पर एक वो है हिमनद, यहां पर एक क्या है, हिमनद है जिसका नाम क्या है, सियाचिन हिमनद। मतलब ये आपका हिमनद है, ये वाला जो है ये एक हिमनद है जिसका नाम क्या है, सियाचिन हिमनद है। आप चाहो तो इसका नाम याद रख सकते हो। तो सियाचिन जो हिमनद है ना, कौन सा हिमनद, सियाचिन, इसका 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास है, 2/3 जो हिस्सा है वो भारत के पास है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका कौन है, ये है आपका सियाचिन हिमनद है। ठीक है, तो एक नाम ये भी आप याद रख सकते हो काराकोरम में। ठीक है, कौन से वाले में, काराकोरम में एक नाम याद रख सकते हो, किसका, सियाचिन हिमनद का, काराकोरम में ही आता है। ठीक है, अब इसके बारे में 2-3 बात आप ध्यान रखना, कौन से हिमनद के बारे में, सियाचिन हिमनद के बारे में। पहली बात तो ये ध्यान रखोगे कि सियाचिन जो हिमनद है, कौन सा हिमनद, सियाचिन, ये ध्यान रखोगे भारत का सबसे लंबा हिमनद है, सबसे लंबा क्या है, हिमनद है। पहली बात ये ध्यान रखना। दूसरी बात, ऑपरेशन मेघदूत, कौन सा, ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना ने कब चलाया था, 1984 में। और ये चलाकर भारतीय सेना ने किसके ऊपर अधिकार किया था, सियाचिन के ऊपर अधिकार किया था। ठीक है, और लास्ट बात, सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। सियाचिन क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा क्या माना जाता है, युद्ध स्थल भी माना जाता है। ये 3 बात और आप ऐड कर सकते हो किसमें, आपके काराकोरम में। कौन सा हिमनद है, सियाचिन हिमनद, भारत का सबसे लंबा हिमनद है। ठीक है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया और इसके ऊपर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था अप्रैल 1984 में। और ये विश्व का क्या है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक है, कौन सा, सियाचिन। बात कर रहे थे किसकी, लद्दाख श्रेणी। ठीक है, तो जो लद्दाख श्रेणी है इसमें 2-3 बातें हैं, कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है। पहली बात, लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च शिखर, लद्दाख श्रेणी का कौन सा शिखर, सर्वोच्च जो शिखर है, इस पर भी प्रश्न बनते हैं। तो लद्दाख श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है वो है राकापोसी। कौन सा है, राकापोसी। ये लद्दाख श्रेणी का क्या है, सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, तो लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च जो शिखर है वो कौन सा है, राकापोसी है, ध्यान रखोगे। राकापोसी के बारे में एक बात और ध्यान रखनी है, यह विश्व की क्या है, यह विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। यह विश्व की सर्वाधिक क्या है, तीव्र ढाल वाली चोटी है। ये बात भी आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे, क्योंकि पहला प्रश्न जो है ना वो यही बनेगा, किसके ऊपर, लद्दाख श्रेणी के ऊपर। ठीक है, दूसरा प्रश्न, लद्दाख जो है ना, कौन है, लद्दाख, इस लद्दाख को क्या बोला जाता है, लाख दर्रों का पठार भी बोला जाता है, ध्यान रखना।
लद्दाख जो है इसको लाख दर्रों का पठार, लाख दर्रों का पठार भी कहते हैं। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखोगे। दूसरा, ये जो लद्दाख का पठार है इससे ध्यान रखना, लद्दाख के पठार को मिनी तिब्बत का पठार भी बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण है। मिनी तिब्बत का पठार भी कहते हैं। कौन सा पठार भी कहते हैं? मिनी तिब्बत का पठार भी कहते हैं। और अगला ध्यान रखना, यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का नहीं है, यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। यह भारत का क्या है? सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा वाला? आपका लद्दाख जो पठार है वो। तो लद्दाख श्रेणी का सबसे सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? राकापोसी। राकापोसी क्या है? विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। ठीक है, लद्दाख जो पठार है उसको लाख दरों का पठार कहते हैं। लद्दाख के पठार को मिनी तिब्बत का पठार भी कहते हैं। और लद्दाख का जो पठार है ये भारत का सबसे ऊंचा पठार भी माना जाता है। भारत का क्या माना जाता है? सबसे ऊंचा पठार। ये लद्दाख श्रेणी है आपकी। ठीक है, तो इस लद्दाख श्रेणी में यहां जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है यहां पर है आपकी कौन सी चोटी? आपकी राकापोसी। कौन सी है यहां? ये राकापोसी शिखर है। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा भाग है ये आपका तिब्बत कौन सा पठार है? ये आपका है ना लद्दाख का पठार है, जो भारत का क्या है? सबसे ऊंचा पठार भी है। ठीक है, इसे लाख दर्रों का पठार भी कहते हैं, इसे मिनी तिब्बत का पठार भी कहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। लास्ट आपकी जो श्रेणी बची है वो जास्कर श्रेणी है और कैलाश श्रेणी है। तो जास्कर और कैलाश श्रेणियों में कोई स्पेशल नहीं है, आपके लेवल के हिसाब से कोई स्पेशल नहीं है। ठीक है, तो ट्रांस जो हिमालय था ना, इस ट्रांस हिमालय में देखो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। 5-7 प्रश्न है आपके। कौन से हिमालय से? ट्रांस हिमालय से। पहला प्रश्न है कि ट्रांस हिमालय के उपनाम कौन कौन से हैं? तो ट्रांस हिमालय के उपनाम कौन से हैं? आपका पार हिमालय, तिब्बती हिमालय और तेतीस हिमालय। पहला प्रश्न। ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियां आती हैं? 4 श्रेणियां। कौन कौन सी आती है? सबसे उत्तर में काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर कौन है? जास्कर है, और लद्दाख के समानांतर तिब्बत में कौन सा है? कैलाश है। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न। ट्रांस हिमालय से भारत की 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी का? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न जो ट्रांस हिमालय पर है वो काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी का प्राचीन नाम कौन सा? कृष्णागिरी। काराकोरम श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा? गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत का भी क्या है? सर्वोच्च शिखर है। काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है? बैकबोन ऑफ हाई एशिया। कहने वाला कौन है? स्वेन हेडन है। काराकोरम श्रेणी में ही कौन सा हिमनद आता है? सियाचिन हिमनद, जो भारत का सबसे लंबा हिमनद है। भारत का क्या है? सबसे लंबा हिमनद है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इसके ऊपर क्या किया था? अधिकार किया था। ठीक है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है ना? विश्व का क्या है? सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है ये। हाईएस्ट क्या है? बैटल ग्राउंड है, ध्यान रखोगे। लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? राकापोसी। राकापोसी क्या है? विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी भी है। लद्दाख का जो पठार है इसे लाख दर्रों का पठार भी कहते हैं। लद्दाख का जो पठार है इसे मिनी तिब्बत का पठार भी कहते हैं। लद्दाख का जो पठार है ये भारत का क्या है? सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, तो ये आपका आज का जो सेशन था यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो सेशन है उस नेक्स्ट सेशन में हम जो अपना शेष बच गया हिमालय श्रेणी और पूर्वांचल की पहाड़ियां और जो आपके अन्य भौतिक प्रदेश बचे हैं उनका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आप नोट्स बना रहे होंगे और इसी जज्बे के साथ, अभिनव के साथ जुड़े रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।